नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 45 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। जो ईपीएफओ है, ईपीएफओ का फॉर्म उम्मीद है आपने भर दिया होगा, तैयार अच्छे से कीजिए। और हम लोग जो क्वेश्चंस देते हैं उनको रिवाइज करते रहिए, वरना पीछे की जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको भूल जाएंगे, फिर कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रहेंगे। ठीक है ना। तो जो पहला सवाल हमारा है वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से। कह रहा है कि इनमें से कौन एसोसिएटेड थे मद्रास महाजन सभा के फॉर्मेशन से। तो हम लोग यहाँ पर तीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। 1875 और 1885 के बीच में जो यंगर जनरेशन है उनका जो रोल है मूवमेंट में वो बढ़ा। तो कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बने, जैसे कि 1876 में बना इंडियन एसोसिएशन, जिसको फाउंड किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बंगाल में। ठीक है, तो बंगाल में क्या बना? इंडियन एसोसिएशन। उधर मद्रास में मद्रास महाजन सभा बना 1884 में। एम वीरभद्राचार्य, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंदाचार्य, इन तीनों ने बनाया था। तो पहला भी करेक्ट है यहाँ पे। राजगोपालाचार्य जी नहीं थे इसमें, तो सेकंड करेक्ट है यहाँ पे। आनंदाचार्य थर्ड करेक्ट है। तो आंसर क्या हुआ? सी 1 और 3 ओनली। इसके बाद मुंबई में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना 1885 में। केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, है ना। तो ये लोग जो पुराने लीडर्स थे उनसे टूट करके उन्होंने ये एसोसिएशन बनाया था। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है आपको क्रोनोलॉजी पर भी कि पहले कौन सा बना, बाद में कौन सा बना। तो पहले बना इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद बना मद्रास महाजन सभा, उसके बाद बना बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। समझ गए? अगला जो क्वेश्चन है वो बता रहा है आपको, डिस्क्रिप्शन दे रहा है, ये एक टूल है जो मेजर करता है, इवेलुएट करता है, गैप्स को आइडेंटिफाई करता है सर्विस डिलीवरी में, एंड इलिसिट प्रोमिसेस टू रेक्टिफाई दिस गैप विथ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ इंटेंडेड बेनिफिशियरी. In its essence, it empowers citizens to gauge the effectiveness of a scheme by looking at its overall impact. जो स्कीम का इफेक्टिवनेस है वो चेक करेगा, इसका जो इम्पैक्ट है वो चेक करेगा। ये बातें किसके बारे में हैं? ये बातें हैं सोशल ऑडिट के बारे में। सोशल ऑडिट ये तरीका होता है जहाँ पर बेनिफिशियरी उस स्कीम को एवेलुएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी नरेगा, इसको जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो जो स्कीम के बेनिफिशियरी हैं वो मस्टर रोल मांग सकते हैं। वो कह सकते हैं कि बताओ मनरेगा में कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे चल रहा है, कितना पैसा खर्चा हुआ, सारा डिटेल वो देख सकते हैं। कौन? जनता। तो देयर इज़ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ इंटेंडेड बेनिफिशियरी। और यहाँ पर इस स्कीम का जो इफेक्टिवनेस है, उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो चेक करते हैं। तो पहला यहाँ पे करेक्ट है। बी कह रहा है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर एक डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक या प्राइवेट ऑफिस लॉन्च करता है अपने स्टेक होल्डर के लिए। मतलब कि सिटीजन चार्टर में ये लिखा रहता है कि वो ऑफिस कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, वो सर्विसेज कितने टाइम में मिल जाएंगी, किस क्वालिटी की होंगी, और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन कौन ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर आप सर्विस से खुश नहीं हैं तो आपके पास क्या सोल्यूशन है? ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है? फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, तो ये इनकम सर्टिफिकेट जाके बनवाएंगे आप सरकारी दफ्तर में। तो दफ्तर लिखा होगा कि हम आपको इनकम सर्टिफिकेट बना के देंगे, 10 दिन के अंदर बना के देंगे, और ये बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा जिसके पास आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। अगर आपको 10 दिन में नहीं मिलता बन के, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये होता है क्या? सिटीजन चार्टर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है इन्फ्लेशनरी गैप के बारे में। यह क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप जो है इसका दूसरा नाम पोटेंशियल जीडीपी भी है। ठीक है, पोटेंशियल जीडीपी का मतलब ये होता है कि अगर इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट फुल हो जाए, मतलब कि
अगर इकोनॉमी अपने फुल एम्प्लॉयमेंट पर चल रही हो तो कितना जीडीपी आएगा, समझ गए? मीन्स एंटिसिपेटेड जीडीपी और हमारा रियल अभी का जीडीपी में अंतर क्या है, इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, इट इज कॉल्ड INFLA TIONARY इन्फ्लेशनरी गैप, समझ गए? सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन current level of real GDP and potential GDP when economy experiences full employment. D is the correct answer. ओके, अगला क्वेश्चन है केयर इकोनॉमी के बारे में। ये क्या होता है? केयर इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, वो काम होते, सर्विसेज होती हैं जो वुमेन करती हैं, जिसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता, और इसमें देखभाल करी जाती है, केयर करी जाती है हाउस होल्ड की, जो ओल्ड एज पीपल हैं उनकी, जो वनरेबल पॉपुलेशन है उनकी। सो केयर इकोनॉमी रिफर्स टू वर्क डन बाय वुमेन एट होम टेकिंग केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन, एज्ड पीपल एंड अदर कोर्स। बर्तन धोना, घर साफ करना, वो सब चीज़ें जो भी केयर वाला काम होगा सब। इसको जीडीपी कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते। पहला समस्या ये है कि दिस कंप्लीट सेक्टर इज़ इनफॉर्मल, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता इनका कि जो वुमेन है उनके काम का क्या इकोनॉमिक वैल्यू है। मम्मी घर में खाना बनाती है तो उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं कि कितना पैसा देंगे इनको, अगर करेंगे तो उसको काउंट करेंगे। तो उनको हम इकोनॉमिक वैल्यू ही नहीं दे पाते, असाइन कर पाते, इसीलिए उसको जीडीपी कैलकुलेशन में डालना मुश्किल रहता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ वर्क डन बाय वुमेन एट होम टेकिंग केयरिंग ऑफ हाउस होल्ड कोर्स। तो बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है मेथड्स ऑफ जीडीपी एस्टिमेशन के बारे में। कह रहा है कौन सी बातें सही है बेसिक प्राइस के बारे में। इट इंक्लूड पेमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स। देखो, 3 तरह के प्राइसेस आपको पता होने चाहिए। एक है फैक्टर प्राइस, दूसरा है बेसिक प्राइस, तीसरा है मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जो पहला डेफिनेशन है ना वो फैक्टर प्राइस को बताता है। देखो, आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। इनको जो पेमेंट दिया गया उसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। इसमें कोई भी टैक्स इंक्लूडेड नहीं रहता, तो ये फैक्टर कॉस्ट का डेफिनेशन है। आपने पहला एलिमिनेट कर दिया। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस विल ऑलवेज बी लेसर दैन ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये डिपेंड करता है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। ठीक है, तो इसमें से टैक्स ज़्यादा है कि सब्सिडी ज़्यादा है उस पर डिपेंड करेगा ना कि बेसिक प्राइस ज़्यादा है कि मार्केट प्राइस ज़्यादा है। मान लो कि टैक्स लग गया आपका 10 रुपया, सब्सिडी मिल गया आपको 20 रुपया। ठीक है, तो इस केस में जो मार्केट प्राइस होगा वो बेसिक प्राइस से कम हो जाएगा ना। मान लो कि बेसिक प्राइस आपका 50 रुपया था। ठीक है, तो 50 में 10 जोड़ दिया, 20 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया? 40 आ गया। तो 40 रुपया आपका मार्केट प्राइस आ गया। मगर वहीं पे टैक्स मान लो कि आपका 20 रुपया रहता, सब्सिडी आपको 10 रुपये का देता, तो कितना आता? 50 में 20 जोड़ा 70, 70 में 10 माइनस कर दिया 60। तो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है ये बेसिक प्राइस से ज़्यादा हो गया। तो डिपेंड करता है कि टैक्स ज़्यादा है कि सब्सिडी ज़्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट प्राइस ज़्यादा है कम है। दैट्स वाई 2 इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि इट विल नॉट ऑलवेज लेसर, इट मे बी मोर दैन द मार्केट प्राइस। तो आपका जो 2 है वो गलत हो गया, तो डी नाइदर 1 नॉर 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलो एक चीज़ समझना, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स दोनों में अंतर होता है। प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स, देखिए जो प्रोडक्शन टैक्स है ना उसमें सब्सिडी को माइनस करते हैं, जो प्रोडक्शन सब्सिडी है ना उसको माइनस करते हैं। मगर जो प्रोडक्ट टैक्स होता है इसमें प्रोडक्ट सब्सिडी को माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ प्रोडक्शन है, यहाँ प्रोडक्ट है, दोनों में अंतर है।
तो ये थे हमारे आज के 5 सवाल। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और ये वीडियो 6 बजे सुबह आती है, मेरे थोड़ी सी नींद नहीं खुल रही है 2 दिन से, इसी कारण से वीडियो थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, 8 बजे आ जा रहा है, ठीक है ना। चलो कल मिलते हैं, 6 बजे मैं डाल दूंगा वीडियो कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।